आरबीसीज निकलेंगे, डब्ल्यूबीसीज निकलेंगे, प्लाज्मा निकलेगा, है ना, प्लेटलेट्स भी आएंगे, सारी चीजें यहाँ से क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है। नॉर्मली बच्चे जैसे आप कोई भी एक कोई जगह है जहाँ से पानी जा रहा है और वहाँ से अगर पानी लीक आउट हो जाए तो वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, पानी रोकने के लिए वहाँ कोई चीज़ डाल के और उसको प्रॉपरली उसको प्रेस करके और वहाँ पे सही करना पड़ेगा। यही होता है बच्चे, खेत में पानी देते हैं तो की कर दे अपन नक्का बांध दे ना बच्चे, सेम वही तरीका है यार। अब होता क्या है, जैसे ही ब्लड वेसल्स क्या करती है बच्चे, डैमेज होती है, जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे जैसे एक तरह से स्टिक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्टिक। और होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, जो भी आपकी इंजर्ड ब्लड वेसल्स है प्लस जो आपके प्लेटलेट्स, मेन प्लेटलेट्स करेगा, प्लेटलेट्स एक एंजाइम बनाएगा बच्चे, उस एंजाइम का नाम होता है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज। साथ साथ कॉपी करते रहना। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लॉटिंग, क्या बोला जाता है बच्चे, क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर इसे बोलते हैं कोगुलेटिंग फैक्टर। बेटा यहाँ U आएगा और यहाँ A आएगा, ठीक है, कोगुलेटिंग फैक्टर। अगर कल जैसे मैं पूछूंगा तुमसे कि विच इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्या बोलोगे, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलोगे बच्चे, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर बोलो दोबारा, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ आ गई। जो प्लेटलेट्स है वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है बच्चे, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है बेटा, ओके, ठीक है ना। वो बताता हूँ, ठीक है बच्चे। ये एंजाइम क्या करेगा भागचंदर जी, ये एंजाइम क्या करेगा बच्चे, ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा एक और प्रोटीन होता है ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन। ये कौन से स्टेज में होता है, इनएक्टिव, ठीक है, डॉर्मेंट होता है, ये कोई काम नहीं करता। कैल्शियम आयंस की मदद से और विटामिन के की मदद से प्रोथ्रोम्बिन से बन जाता है बच्चे थ्रोम्बिन। क्या बन जाता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। ठीक है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। ठीक है, किने कीता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज किसने बनाए, किसने बनाया थ्रोम्बोकाइनेज, प्लेटलेट्स ने। और इसमें हेल्प कौन से आयन ने की, कैल्शियम। एक आयन पहले कौन सा पढ़ चुके हैं, आयरन, है ना। विटामिन पहले कौन सा पढ़ चुके हैं, आरबीसी मैच्योर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12। और यहाँ विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये, ओके। इसके बाद क्या होना है, ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये जो अपने पास थ्रोम्बिन है बच्चे, ये क्या करता है, कौन सा प्रोटीन था ये, मैंने लिखवाया था, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बच्चे, फिब्रिन। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिब्रिन। फिब्रिन कौन सा हो जाएगा आपका, इनसॉल्युबल। फिब्रिन क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। इसी का बेटा ब्लड वेसल को ठीक करना है तो वहां जो भी कंपोनेंट लगाना है आपने वो सॉल्युबल होना चाहिए या इनसॉल्युबल होना चाहिए, इनसॉल्युबल। क्योंकि सॉल्युबल हुआ तो वो डिसॉल्व करके बाहर आ जाएगा, इनसॉल्युबल हुआ तो वो वहीं रुक जाएगा, एक तरह से जैसे पीपीटी बनते हैं, है ना, वैसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, ये बने। चलो, अब होता क्या है बच्चे, जो भी ये प्रोसेस हुआ है, ये फिब्रिन जो होता है ये क्या करता है, इट फॉर्म्स mesh like structure and traps RBCs which stick to each other
will stick to each other and forms a clot. And forms a clot. Sir, forms. And Sir, forms. clot. Forms a clot. अच्छा, forms mesh like structure. mesh जालीदार स्ट्रक्चर, बहुत बारीक जालियां सी बन जाएंगी आपस में, जैसे स्पिंडल फाइबर्स बने थे ना, वैसे क्या होता है यहाँ पे ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी आरबीसी होंगे वो क्या करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और आरबीसी का यार एक बड़ा पंगा है, आरबीसी अगर इकट्ठे हो जाते हैं ना कहीं पे, तो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं बच्चे, स्टिक कर जाते हैं, क्या बना लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं। आरबीसी तो चलते रहने चाहिए, आरबीसी क्या होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। अगर आरबीसी कहीं रुक गए तो वो क्या बना लेंगे वहां पे, क्लॉट। समझ आ गया बच्चे? अब क्या होता है आपको बता दूं, देखो जैसे ब्लड वेसल ये डैमेज हो गए, खून निकल रहा था, यहाँ क्या लग गया, क्लॉट लग गया। धीरे 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 सेल डिवीजन से, रीजनरेशन से ये सब चीजें दोबारा क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा, ठीक है। और जो भी ये क्लॉट बनता है, पंजाबी च आप कह देंगे ना जिवें खरिंड आ जाता है, ये वो चीज है ना, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, एक्सटर्नल स्किन के आते ही बाहर गिर जाएगा, ठीक है। अब देवेंद्र के मन में ये सवाल आ रहा है भी, फिर कई बार क्या होता है, इंजरी हो जाए, खून नहीं रुकता, तो डॉक्टर क्या लगाता है, स्टिचेस लगाता है। मान लो यार ये बहुत ज्यादा है ना, ब्लड वेसल को इंजरी क्या है, ज्यादा है, नहीं ठीक हो रही है ना, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ज्यादातर डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको चोट लगी है तो उस हिस्से को क्या रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए, है ना। मान लो हमारी क्या आदत है, कट लग गया, हम उसे प्रेस कर करके वहां से खून निकालते हैं, लेकिन अगर कट लग जाए, है ना, तो एक सिंपल सी बात है, आप उसे क्या करो, आप ऐसे प्रेस करके छोड़ो, ठीक है। आपने उसे प्रेस करके रखा 1 मिनट 2 मिनट, है ना, इतने में ब्लड वेसल्स को क्या मिल गई, एक सपोर्ट मिल गई ना बाहर से, भी जो ब्लड फ्लो बाहर हो रहा था वो ब्लड फ्लो क्या है, यहीं रुक गया, तो इसमें क्या बन जाएगा, मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पकड़ने से भी ना रुके तो फिर डॉक्टर्स क्या लगाते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, ताकि रिपेयर में क्या मिले, हेल्प मिल जाए, रिपेयर में क्या मिले, हेल्प मिल जाए। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। पहला, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दूसरा कौन सा एंजाइम बनाते हैं, तीसरा क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, चौथा सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा है, पांचवा इनसॉल्युबल प्रोटीन कौन सा है, छठा आयरन बताओ, सातवां विटामिन के बताओ, आठवां, ये सीक्वेंस में आ सकता है तुम्हारा पूरा, ठीक है। सीक्वेंशियल क्वेश्चन आ सकता है, पूरा आ सकता है 3 नंबर में कि क्लॉटिंग बताओ कैसे होती है। दूसरा आपको प्रोसेस दिए जा सकता है, जैसे थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, मेश लाइक स्ट्रक्चर, तो आपको इनको सीक्वेंस में लिखना, ठीक। कौन करता है ये सब, प्लेटलेट्स, क्या नाम है इनका, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या नाम है इनका, थ्रोम्बोसाइट्स। देखो हमने कल भी पढ़ा था कि क्लॉटिंग जो होती है हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन क्लॉटिंग सिर्फ वहां जरूरी है जहां ब्लड वेसल्स क्या होती है, इंजर्ड। तो एक बॉडी में एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग एंजाइम भी होता है, केमिकल भी होता है, जिसको बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन क्या कराता है, अवॉइड कराता है क्या बेटा, ब्लड क्लॉटिंग। हेपेरिन क्या करता है बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग को क्या कराता है, अवॉइड कराता है। ये ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता। कौन नहीं होने देता ब्लड क्लॉटिंग, हेपेरिन, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट आ जाए हेपेरिन, क्लॉटिंग एजेंट कोगुलेंट आ जाए तो थ्रोम्बोकाइनेज, क्या, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है बच्चे, समझ आ गई, सुखम धृति क्लियर है बेटा, ओके। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से सुनना बच्चे, नेक्स्ट पार्ट जो कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप्स। तुमने 8th में पढ़ा है, बड़ा सिंपल सीधा क्वेश्चन आता है, कोई फालतू का इधर उधर का कोई ड्रामा नहीं है इसमें। आपके ब्लड के अंदर, स्पेशली ह्यूमन ब्लड के अंदर 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। पहला एंटीजन होगा ए, दूसरा एंटीजन होता है बी, तीसरा अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी, चौथा अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ, क्या, ओ।
कई बार क्वेश्चन आता है कि ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, बच्चे लिखते हैं ओ एंटीजन, नहीं, ओ ब्लड ग्रुप मींस नो एंटीजन, कॉपी करते जाना। ओ ब्लड ग्रुप मींस नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चे, ब्लड ग्रुप ओ। कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, नीचे लिखो एंटीबॉडी। ए में एंटीबॉडी लिखो बी, बी में लिखो ए, ए बी में नो एंटीबॉडी, और ओ में क्या लिखोगे, ए बी एंटीबॉडी, ए कॉमा बी। ध्यान से सुनना बच्चे, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, एंटीजन हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान। जर्म को क्या बोलते हैं हम, जर्म को क्या बोलते हैं हम, एंटीजन। जर्म को क्या बोलते हैं हम, एंटीजन। और उन जर्म से जो लड़ता है उसे कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है बच्चे, ओके। ध्यान से सुनना बच्चे, तुम्हारे लिए चोरी एक अच्छा प्रोफेशन है या बुरा प्रोफेशन, तो सोचना पड़ रहा है समय। चोरी इज अ गुड प्रोफेशन और बुरा प्रोफेशन, बुरा है ना। लेकिन मान लो कि आप चोरी करने लग जाओ, आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए आप कोई बुरा काम कर रहे हो, नहीं, उनके लिए तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, उनके लिए क्या होगा, नॉर्मल। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, वेज नॉन वेज का एग्जांपल ले लेते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं बच्चे, उनके लिए उसको मारना और उसे खाना है नॉर्मल, है ना। लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके लिए उसको मारना इज अ क्राइम, इज अ सिन, है ना। तो सेम ऐसे अगर आपके, जब आप बने थे, जब आप एज अ जाइगोट बने थे, है ना, जब क्या बने थे आप एज अ जाइगोट, 22 प्लस एक्स या वाई, और मदर से क्या आया था 22 प्लस एक्स। तो जब आप जाइगोट बने थे तभी आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो गया था। ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप में आरबीसीज थे, डब्ल्यूबीसीज थे, प्लेटलेट्स थे, प्लाज्मा था, ये वो सब था, लेकिन एक एक्स्ट्रा जर्म आपके ब्लड ग्रुप में था, उस जर्म का नाम था ए, उस जर्म का नाम था ए। जब डब्ल्यूबीसी बने साथ ही ये बना, बॉडी में कोई इसने नुकसान पहुंचाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आपके ब्लड के साथ चला। ठीक है, जब ब्लड बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसने बॉडी को कोई नुकसान नहीं किया। अगर बी है तो कौन सा एंटीजन जन्म से ही तुम्हारे अंदर है, बी। जब ए बी है तो आपके अंदर ए बी है और बी भी है। अगर ओ है तो आपके अंदर कौन सा एंटीजन है, कोई। समझ आ गई। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर इस इंसान को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, इसको ए से तो प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान बी भी नहीं करेगा, लेकिन बी के खिलाफ इसने पहले ही क्या बना रखी है, एंटीबॉडी। ये कहेगा बी इज डेंजर, ए इज हार्मलेस। समझ आ गई। तो जैसे ही आपने इसको बी ब्लड ग्रुप दिया ना, बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ इसने, इस इंसान ने, जो इंसान नंबर 1 है, इसने पहले ही क्या बना रखी है बच्चे, एंटीबॉडी। जैसे ही ब्लड दोगे, एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, है ना। और आरबीसी जितने भी है ये सारे क्या कर जाएंगे, आपस में स्टिक, और ब्लड में क्या बन जाएंगे, क्लॉट्स। क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्लॉट्स। तो इसको बी ब्लड ग्रुप नहीं देना। क्या मैं इसको ए बी दे सकता हूं बच्चे, क्यों, बी, इसमें बी है तो ए तो चलेगा, बी के साथ प्रॉब्लम। क्या इसको ओ दे सकते हैं, यस, ओ दे सकते हैं। सिर्फ कौन सा ब्लड ग्रुप, बी नहीं देना, ए भी नहीं देना, ए तो फिर दे ही सकते हैं। समझ आ गई, ओके। क्या बी को ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, दे सकते हैं। ए दे सकते हैं, नहीं। ए बी नहीं, बी तो फिर बी है तो दे ही सकते हैं। ए बी को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, यस सर। बी, यस सर। ए बी, यस सर। ओ, यस सर। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। चाहे ए ब्लड ग्रुप दो, चाहे बी ब्लड ग्रुप दो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप दो, जो मर्जी देते रहो, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब ये मोस्ट सेंसिटिव हो गया,
इसको बच्चे ना ए दे सकते, ना बी दे सकते, ना ए बी दे सकते, इसमें सिर्फ एक ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। वो कौन सा है? कौन सा है? समझ आ गई बच्चे? तो यहां यूनिवर्सल डोनर कौन बनता है? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं है। तो हु इज द यूनिवर्सल डोनर? ओ। यूनिवर्सल डोनर इज O because it has no antigen, because it has no antigen। लिख देना इन लाइनों के बीच में, लिख दे। क्या जा रहा है? पेज क्यों खराब कर रहा है शिखर? पेज क्यों खराब कर रहा है? लाइनें पढ़ी रहने दे, बीच में लिख दे। इट हैज नो एंटीजन। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? बेटा रीजन नहीं लिखना अच्छा लगता। O because it has no antigen और AB because it has no antibody। Very good। Because it has no antibody। Because it has no antibody। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, मतलब हर बीमारी के खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। तुम्हें जुकाम हो गया, तुम्हारे अंदर जुकाम की वजह से कोई वो जर्म आ गए, एंटीजन आ गए, उनके खिलाफ एंटीबॉडी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। जैसे ब्लड ग्रुप दोगे, एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में क्या कर लेंगे? रिएक्ट। और आरबीसीज क्या करेंगे? स्टिक कर जाएंगे, ब्लड के क्या बन जाएंगे? क्लॉट्स बन जाएंगे। ओके, कब बनेंगे? देते ही बस 15-20 आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, है ना? डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डल सकता, पेट्रोल में डीजल नहीं डल सकता। साथ के साथ जैसे ही इंजन तक गया तेल, पता चल जाएगा भाई क्या होगा। ठीक है बच्चे? ओके, अब है ना, जिसे कॉमनली हम लोग बांदर कह देते हैं, है ना, जो कॉमनली घूमता है यहाँ। ठीक है, जिसे तुम चिड़ियाघर में जाके देखते हो अलग अलग तरीके के, वो नहीं, तो कॉमन मंकी बच्चे इधर उधर घूमता है हमारे, उस मंकी की आप ये लगा लो भी ब्रीड जो है उसको क्या बोलते हैं? रियसस। क्या बोलते हैं? रियसस। उस मंकी के ब्लड में एक एंटीजन है। देखो, वो एंटीजन होता तो कौन सा एंटीजन है बच्चे? डी। कौन सा एंटीजन होता है? डी। देखो, अगर बाय चांस कोई पूछ ले कि रियसस फैक्टर है तो कौन सा एंटीजन है, तो लिखना है एंटीजन डी। अदरवाइज हम इसको कौन सा फैक्टर बोलते हैं बच्चे? RH फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोलते हैं? देखो, इस मंकी के ब्लड में एक एंटीजन है, एक एंटीजन है। वो एंटीजन हमारे ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में भी कईयों के ब्लड में पाया जाता है, कईयों के ब्लड में पाया जाता है। तो उस ब्लड में जिसमें पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसमें होगा RH नेगेटिव। इस दुनिया में जनरली ये ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादातर पाया जाता है। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? तो कौन सा ट्रेट है ये पॉजिटिव वाला? डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट, है ना? जिनमें नहीं है उनमें क्या है? ये रिसेसिव। ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB नेगेटिव। कीरत, इसमें एंटीबॉडी कौन सी बच्चे? 2 एंटीबॉडी है। कौन कौन सी? नो एंटीबॉडी है इसमें, लेकिन इसमें एंटीजन है A और B, एंटीबॉडी नहीं है। समझ आ गई बच्चे? लेकिन ये नेगेटिव है और ये क्या है? AB पॉजिटिव। इसमें A एंटीजन है, B एंटीजन है, और साथ में कौन सा फैक्टर है? रियसस फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? रियसस फैक्टर। अब रियसस फैक्टर भी तो एंटीजन है, इसके खिलाफ भी क्या बननी चाहिए? क्या बननी चाहिए? एंटीबॉडी। तो नेगेटिव वाला रियसस के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। पॉजिटिव वाला रियसस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। ध्यान से सुनना बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो O पॉजिटिव का O का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से जा रहा था और जाते हुए मुझे चोट लग गई, मेरा ब्लड ग्रुप था O पॉजिटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप था? O पॉजिटिव, सॉरी O नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A एंटीजन, ना B एंटीजन, ना रियसस फैक्टर। तो मेरे ब्लड में एंटीबॉडी A है, एंटीबॉडी B है। मेरे ब्लड को रियसस फैक्टर के बारे में अभी भी पता नहीं है।
मुझे चोट लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा कि बाय चांस वहाँ से ये दिपताज जा रहा था, ठीक है। अब मुसीबत के टाइम बच्चे रिश्तेदारी काम आते हैं। इसका ब्लड ग्रुप था O पॉजिटिव, ठीक है। इसने बेचारे आते हुए दूर चीज़ें लिखी हुई थी, ये कहता O तो O को O दे सकता है, और ये जा पहुँच गया वहाँ पे, कहते हैं यहाँ मेरे जानने वाले हैं, मैं इसको ब्लड दे दूँ, ठीक है बच्चे। इसने क्या किया, इसने मेरे को ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है, थैंक यू, ये वो, हमारे फैमिली ग्रुप्स में इसकी फोटो डलने लग गई और ये सब, ठीक, डन, खत्म। अब शाम को क्या हुआ, शाम को फिर से बोला गया कि यार 1 यूनिट ब्लड तो दे दिया, लेकिन 1 यूनिट ब्लड और देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से दिपताक्ष को फोन किया, है ना। दिपताक्ष ने क्या किया, मुझे 1 यूनिट ब्लड और दे दिया, ठीक है। लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि रिश्तेदार के काम तो आता है, लेकिन रिश्तेदार की जड़ें भी कौन सोचता है बेटा, रिश्तेदार ही ना। इसे कहाँ वो हो रहा था भाई, बढ़िया कोचिंग सेंटर चल रहा है, 2 पैसे कमा रहा है ना। इसने क्या किया कि जब इसने मुझे RH कौन सा ब्लड दिया बच्चे, पॉजिटिव, तो मेरी बॉडी ने तब तो रिसीव कर लिया, लेकिन तब तक मेरी बॉडी को पता चल गया कि RH भी कोई एंटीजन है, तो इसके खिलाफ मेरी बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडी। मेरी बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडी। देखो पहले आपने डोनेट कर दिया, ज्यादा दिक्कत नहीं है, देखो थोड़ी बहुत 3-4 हफ्तों के बाद इसमें भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन 3-4 हफ्तों तक तो मैं ठीक हो गया, अपना ब्लड अपने आप ही मेरी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चे, पहली बार जब RH दिया तो इतनी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन अगर दोबारा आपने उसे RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया, अब मेरी बॉडी O पॉजिटिव को रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि RH फैक्टर भी कोई एंटीजन है, और उसके खिलाफ मेरी बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडी। समझ आ गया बच्चे। तो क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, क्या होता है, पॉजिटिव वाले को आप नेगेटिव ब्लड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड नहीं देना चाहिए। तो जो आपका यूनिवर्सल डोनर बन रहा है वो कौन है, O तो है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, AB, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाले को क्या ब्लड नहीं दे सकते, पॉजिटिव। तो लिख लो, RH पॉजिटिव कैन नॉट गिव ब्लड टू RH नेगेटिव, but reverse can happen. RH positive cannot give blood to RH negative, but reverse may happen. But reverse may happen. But reverse may happen. ठीक है बस, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, RH फैक्टर समझ आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, यूनिवर्सल डोनर आएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट आएगा, ऐसे ही एक केस आएगा कि पर्सन ए था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, B, C, D 4 लोग हैं जो खून देने आए हैं, एक RH पॉजिटिव है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो बताइए इसमें एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगी, ये सब, ठीक है। इसी के साथ बच्चे लिखो, एक होती है क्लम्पिंग रिएक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चे देना बच्चे को ना, केमिस्ट्री दे रिएक्शन है ना, कहंदा नहीं कहंदे, ये इसको कह रहा था, बोला तो मैंने, अभी केमिस्ट्री दे दे, ये कह रहा है केमिस्ट्री है नहीं सर। एग्लूटिनेशन, लिख LUTINA, लिख लो LUTINATION, हाँ सही, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है स्टिक कर जाना दो चीजें आपस में, है ना, कोई क्लॉथ्स बना। देखो बच्चे, अगर क्या कर गया ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप क्या है, इनकम्पैटिबल, अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल है बच्चे, तो क्या होगा, किसकी रिएक्शन होगी बेटा, एंटीजन और किसकी, एंटीबॉडी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, क्लैंपिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्लैंपिंग रिएक्शन। तो आपके जो ब्लड सेल्स है ये क्या करेंगे बच्चे,
एग्लूटिनेट करेंगे, है ना। एग्लूटिनेट मतलब स्टिक करेंगे एक दूसरे के साथ और क्या बना लेंगे बच्चे, क्लॉट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्लॉट्स बना लेंगे। ठीक है। व्हाट इज क्लैंपिंग रिएक्शन? क्लैंपिंग रिएक्शन इज द रिएक्शन between antigen and antibody when the blood groups are incompatible. ब्लड सेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, क्लॉट्स। तो वैसे ही शरीर में क्लॉट्स बनने नहीं चाहिए, सिर्फ वहां बनने चाहिए जहां पे प्रीतिंदर जी ब्लड वेसल्स क्या होती है, डैमेज। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन ये आ जाता है इसको। ओके, अब आरएच प्रेगनेंसी के दौरान आरएच का क्या सिस्टम है, देखो बच्चे ध्यान से सुनो। मान लो अगर मदर है आरएच नेगेटिव, मदर क्या है, आरएच नेगेटिव, और उसका जो चाइल्ड है वो है आरएच पॉजिटिव। मदर है आरएच नेगेटिव, चाइल्ड है आरएच पॉजिटिव। समझ आ गया बच्चे, क्लियर है। मदर क्या है, आरएच नेगेटिव, चाइल्ड क्या है, आरएच पॉजिटिव। मदर का ब्लड कहां पे जाएगा, मतलब मदर से ब्लड कहां पे जाएगा बच्चे, चाइल्ड के पास। कहां से जाएगा, चाइल्ड। तो मदर आरएच नेगेटिव है, चाइल्ड आरएच पॉजिटिव, कैसे हो गया, हैं? फादर का आरएच पॉजिटिव होगा तो वो फादर से ले लेगा ब्लड ग्रुप, ऐसे तो नहीं हो सकता बच्चे। पहले की जनरेशन में आधे फादर से मिलते हैं। हाँ जी बच्चे, आधे फादर से मिलते हैं। यस और नो? जब आरएच नेगेटिव मदर होगी और आरएच पॉजिटिव चाइल्ड होगा, पहले चाइल्ड में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पॉजिटिव हो सकता है कहां से आया हो, ये फादर से जीन आया हो, या फिर जैसे दीप्ताक्ष बता रहा है हो सकता है ये जनरेशन में पहले से आ रहा हो, बाय चांस कॉम्बिनेशन ही किसका बन गया हो, इसका। चलो ध्यान से सुनना दीप्ताक्ष जी। चाइल्ड है आरएच पॉजिटिव, पहला बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब मदर का ब्लड क्या बना लेगा, एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, किसके खिलाफ, आरएच के खिलाफ। पहला चाइल्ड नॉट अ प्रॉब्लम, सेकेंड चाइल्ड या तो बच्चे मदर कंसीव ही नहीं करेगा, जाइगोट बनेगा। जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जैसे ही आरएच पॉजिटिव ब्लड बनेगा, साथ ही साथ फीटस क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही नहीं हो सकती। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मदर का ब्लड सेंसिटिव हो जाता है अगर पहला बच्चा क्या है, आरएच पॉजिटिव, और मदर क्या है, आरएच नेगेटिव। समझ आ गया? अगर मदर पॉजिटिव है और चाइल्ड नेगेटिव है, या ऐसा केस पहली बात तो बहुत ही रेयर होगा कि मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है ना। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मदर नेगेटिव, चाइल्ड पॉजिटिव, पहला बच्चा नो प्रॉब्लम, सेकंड क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। ध्यान से सुन लेना, बस एक दो लाइनें हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आरएच पॉजिटिव fetus in RH negative mother stimulates the formation of antibodies. During the first pregnancy, enough antibodies are not produced to harm the fetus. But during the second pregnancy, if the fetus is RH positive, more antibodies are added to mother's blood, will pass to the fetus, है ना, ये थ्रू प्लेसेंटा एंड ऑल, ये बात करें बाद में करेंगे। एंड RBCs of the fetus will agglutinate. This causes the blood of the fetus, ये दो बीमारियां हैं, अनीमिया हो जाता है बच्चे, है ना। RBCs की क्या आ जाती है, फीटस में कमी आ जाती है, और RBCs की कमी को हमने क्या बोला था, एरिथ्रोपीनिया, ऐसा कुछ बोला था ना, तो अनीमिया या एरिथ्रोपीनिया। ठीक है, फीटस की क्या हो सकती है, डेथ। डन, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट लिखो बच्चे टॉपिक, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती है ब्लड वेसल्स बच्चे, 3 तरह। कितनी तरह की होती है ब्लड वेसल्स, 3 तरह की होती है। ओके बेटा, ध्यान से सुनना। पैरेलल बनेंगे 2 डायग्राम, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के।
ये जगह मिनिमम रखनी है, जितनी कम से कम रख सकते, बीच वाली में। सीधा बनाती तो बढ़िया बनता, ऐਵੇਂ ड्रामे करे जा रही। हाँ सीधा देख गोल बन गया। जल्दी बना काफी चीजें जैसे नहीं लग रहा दोनों एक जैसे बना दी थी। संदीप सर नहीं लगना नाली। इसके साथ नहीं वर्ड होता है ब्लड वेसल्स के साथ, वर्ड को बोलते हैं ट्यूनिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। देखो बच्चे दोनों की लेबलिंग पैरेलल चलेगी, बराबर चलेगी, ध्यान रखना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली लेयर होगी बच्चे आपकी ट्यूनिका मीडिया, फिर अंदर वाली लेयर होगी बच्चे इसकी ट्यूनिका इंटरना। और जो सेंटर वाली जगह होती है इसको बोलते हैं बच्चे ल्यूमेन। ये है आपके पास आर्टरी और ये है हमारे पास वेन। बेटा एक तो सल्फ्यूरिक एसिड की एक्सरसाइज रहती है और दो केमिस्ट्री की एक्सरसाइज रहती है ना, यही है। सैटरडे टेस्ट रख लेना, बताओ संडे से छुट्टियां हैं, सैटरडे टेस्ट पढ़ लिया करो यार। आज सच में मंगलवार का दिन था और तुमने ना आज से पहले उधर, तुम तो पिटो तो कोई बात नहीं, कन्या वाला बाप क्यों कराते हो? पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों ने, इन्होंने कराया, पढ़नी है नहीं तो। ओके ध्यान से सुनना बच्चे, लिसन लिसन। देखो बेटा आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस जो है वो आप इसके डायग्राम से बता सकते है ना। देखो वॉल, वॉल WALL, वॉल किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है? देखो आर्टरीज की, आर्टरीज की वॉल्स क्या है? थिक है। वेन्स की वॉल क्या होंगी? थिक। ये बुक में यार बहुत 10-12 डिफरेंस लिख रखे हैं, नीचे लिख लो डिफरेंस इन द बुक, डिफरेंस फ्रॉम द बुक। ठीक है, बुक में मैं बताता जा रहा हूँ तुम्हें, तुम सिर्फ समझ लो, बुक में बहुत लिखे हुए यार, हमें क्यों टाइम लगा। ओके सुनो, कि एक तो होगी दीवारों की बातें, आर्टरी की दीवार थिक होगी, वेन की दीवार क्या है? थिक। अच्छा अब जो सेंट्रल स्पेस है ल्यूमेन, आर्टरी में सेंट्रल स्पेस क्या है बच्चे? कम। वेन्स में क्या है? ज्यादा। देखो साइज दोनों का सेम है, उसने दीवारों में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, उसने सेंट्रल जो जगह है उसमें कम, मतलब ज्यादा स्पेस है। अब दीवारें थिक है, उधर दीवारें थिन है। तुम्हें पता है कि नेचर कोई भी, है ना, आप लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसके सिवाय नेचर कोई भी ऐसी चीज पसंद नहीं करता जो किसी काम की ना हो और नेचर उसको डिस्ट्रॉय ना करे। हाँ जी बच्चे, आर्टरीज में वॉल्स थिक है, इसका मतलब क्या है? इसमें ब्लड क्या फ्लो करेगा? हाई प्रेशर। वेन्स में कैसे फ्लो करेगा? लो प्रेशर। ठीक है, अगर मैं एक पानी की बोतल भर के उसको ऐसे रिवर्स कर दूं तो क्या स्मूथ ब्लड फ्लो होगा या इन स्पर्ट्स होगा? इन स्पर्ट्स।
बुड़क बुड़क ऐसे पानी चलता है ना, ये क्या है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इन स्पर्ट्स। क्या बोलते हैं, इन स्पर्ट्स। आर्टरीज में ब्लड फ्लो कांस्टेंट नहीं है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, इन स्पर्ट्स। वेन्स में ब्लड फ्लो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। लो प्रेशर है लेकिन लगातार चलेगा, आर्टरीज में प्रेशर क्या है, हाई, लेकिन लगातार नहीं चलेगा। समझ आ गई। इसे कुछ ऐसा मान लो कि आपने क्या है, एक जगह बना रखी है पानी पास करने के लिए, आप एक एक करके बाल्टी से पानी डाले जा रहे हो, ये क्या है, आर्टरीज। और उसके बाद जो पानी का फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्मूथ। ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, क्लियर है, कोई दिक्कत। आर्टरीज ब्लड कहां से कहां लेके जाती है, हार्ट से दूर। कहां लेके जाती है हमें नहीं पता। हार्ट से ब्लड दूर कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। हार्ट की तरफ ब्लड कौन लेके आएगा, वेन्स। मतलब हार्ट से जो ब्लड जाएगा उसका प्रेशर क्या होगा, हाई। हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा उसका प्रेशर क्या होगा, लो। समझ आ गई। अगली चीज, जो आर्टरीज होती है बच्चे, जो आर्टरीज होती है ना, ये क्या होती है, बॉडी में डीपली प्लेस्ड। क्या होती है, डीपली प्लेस्ड, अंदर की तरफ। लेकिन वेन्स क्या होती है, सुपरफिशियली प्लेस्ड। ठीक है शिखर, वेन्स क्या होती है, सुपरफिशियली प्लेस्ड। मतलब जो भी तुम्हें बच्चे ये दिखाई दे रही है, अपने हाथों पे देख लो चाहे, जो भी ये चीजें दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा, वेन्स है। ये क्या है, वेन्स। नहीं दिखाई दे रही तो थोड़ा सा ना ऐसे करके एक बार देखो, यहाँ पे आपको वेन्स दिखाई दे, ठीक है, ओके। जब डॉक्टर ड्रिप लगाता है ना, तो जो भी वो कैनुला लगाता है या जो भी नीडल लगाता है, वो आर्टरी में लगती है, वेन में, वेन में। आर्टरी में लगेगी ना, मान लो मैंने यहाँ पे आर्टरी में वो लगा दी, एक सिरिंज लगा दी, तो जाएगा प्रेशर वहां तक। इतना ज्यादा प्रेशर होगा किसमें, आर्टरी में, लेकिन वेन्स का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। तुमने बहुत बार मूवीज वगैरह में देखा है ना, वो कलाई यहाँ से काट देते हैं डेथ मरने के लिए, है ना। यहाँ से क्यों काटते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे आर्टरीज क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है, आर्टरीज क्या आ जाती है बच्चे, ऊपर आ जाती है। जैसे कि ये जगह पहले मूवीज वगैरह में देखते थे, जिंदा एक मुर्दा यहाँ से चेक करते थे। आजकल नया ट्रेंड क्या है, यहाँ से, है ना, नाक से, हाँ ना, ये याद लगाते, थोड़ा सा याद लगाते हैं, यहाँ भी नस है, यहाँ भी नस है। ये वाली तो जब क्लास में ज्यादा ही बढ़िया तरीके से समझ आ रहा हो तो ये नस फटने लग जाती है ना। तो आर्टरीज यहाँ ही ऊपर है, यहाँ भी आर्टरी ऊपर है, यहाँ भी आर्टरीज क्या है बच्चे, ऊपर। समझ आ गई। कुछ जगहें है बॉडी में जहाँ आर्टरीज ऊपर आ जाती है, लेकिन ज्यादातर आर्टरीज क्या है, डीपली प्लेस्ड है। भगवान ने भी इस हिसाब से बनाया कि आर्टरीज में परम जी कोई इंजरी हो तो ब्लड रुकेगा बहुत मुश्किल से, इसलिए ऊपर वेन्स है, वेन्स में कट लगता है, आप थोड़ा सा हाथ से दबाते हैं, कट, ब्लड क्या हो जाता है, रुकना। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम इन दिस, आर्टरीज वेन्स का समझ आ गया, ओके। हार्ट को ब्लड ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर भेजना है, आपके हार्ट को ब्लड सबसे ज्यादा कितनी दूर जाता है, क्या क्या कह रही है, तो लेग्स कैसे, ये आज हुआ क्या है तुम्हें, ये बार बार ये उल्टी सीधी चीजें क्यों बोलते हो। मैक्सिमम दूरी है आपके टोज और ऊपर की तरफ आपका सिर, ठीक है। प्रेशर से जाएगा तो सिर की तरफ भी आराम से जाएगा, पैरों की तरफ भी जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि दिन में यार एक बार अपने सिर और पैरों का क्या हुआ, नहीं चल रहा, अपने सिर और पैरों का लेवल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पैर हल्के से अपने को ऊपर करके सोना चाहिए, या जब बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो तो हल्के से अगर पैरों को आप राइज रखोगे तो दिमाग में ब्लड जाना क्या हो जाएगा, हार्ट के लिए इजी हो जाएगा, थोड़ा हार्ट भी क्या हो जाएगा बच्चे, रिलैक्स। अब जहां ब्लड गया है वहां से ब्लड वापस भी आना है, गया किस पे, प्रेशर पे, भेज कौन रहा है, हार्ट, वापस कौन लेके आ रहा है, नो डाउट हार्ट लेके आ रहा है उस ब्लड को, लेकिन अब उतना प्रेशर तो है ही नहीं, ठीक है जी। अब वापस ब्लड आना है टोज से कहां पे, हार्ट की तरफ, और ज्यादातर क्या होगा, टोज से हार्ट की तरफ आएगा ब्लड, ब्लड बड़ा स्लो चल रहा है, और कहां जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, कहां जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। मान लो एक पाइप है आपके पास, ठीक है, एक पाइप है आपके पास, उसमें आप पानी डाल के फूंक मार के उस पानी को ऊपर भेज रहे हो, है ना। जैसे ही आप उसमें एयर ब्लो करना बंद करोगे, पानी क्या आएगा, वापस आएगा। जैसे ही हल्का सा प्रेशर कम हुआ, वेन्स में तो वैसे ही इतना कम प्रेशर है, लेकिन थोड़ा प्रेशर अगर और कम हो गया तो ब्लड ऊपर जाने की बजाय क्या है, वहीं रुक जाएगा, रुक सकता है ना ब्लड, यस और नो,
इसीलिए बहुत बार अगर आप 2 4 5 घंटे खड़े रहते हो या आप ट्रैवलिंग करते हो, जब हमारे पैर नीचे की तरफ ही हमेशा रहते हैं तो पैरों में क्या आ जाती है बच्चे, स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग दूर करने का या थकावट दूर करने का एक ही तरीका है ना, आप क्या करो, अपने पैरों को थोड़ा सा क्या कर लो, रेस करो, है ना। ट्रैवलिंग करते हुए भी हम पता नहीं पैर कहाँ होते हैं हमारे, है ना। तो ये क्या है, ये क्या करेगा बच्चे, ये इजी करेगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है इसमें, ऐसी चीजों को रोकने के लिए भगवान ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है वेन्स में। मान लो ये वेन है तो इसमें बच्चे इस तरह के वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, इस तरह के वॉल्व्स, इनको बोलते हैं पॉकेट शेप्ड वॉल्व्स। ये होते हैं वन वे। क्या होते हैं बच्चे, वन वे। पास्कल्स लॉ पढ़ा था, है ना। जब आप पुल करते थे लेवर को ऊपर तो पानी उसमें भर जाता था, लेकिन जब पुश करते थे तो वॉल्व क्या हो जाता था, बंद। अब इधर ब्लड जाना है तो ब्लड जाता रहेगा, बाय चांस ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां, मैंने बोला है बाय चांस ब्लड कहां आ रहा है बच्चे, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये वॉल्व्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बच्चे, बंद हो जाएंगे। तो वेन्स, एक लाइन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेन्स कंटेन पॉकेट शेप्ड वॉल्व्स। Veins contain pocket-shaped valves. Pocket-shaped valves to ensure unidirectional flow of blood. To ensure unidirectional flow of blood and avoid backflow. ठीक है, होमवर्क डालता हूँ मैं ग्रुप पे।